हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फ्री स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका लैंग्वेज में हिंदी है। ये हिंदी की बात होगी जो आपका लैंग्वेज में है, ठीक है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर में है तो ये वीडियो ये दोनों के लिए ही सफिशेंट वीडियो है, क्योंकि कई कॉलेजेस क्या करते हैं, इसको ऑप्शनल पे रखता है। लैंग्वेज उनके ऊपर डिपेंड है कि कौन से सेमेस्टर में कौन सा लैंग्वेज वो पढ़ाना चाहता है। तो कभी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों ही सेमेस्टर में देखे जा चुके हैं ये, ठीक है। तो अगर आप थर्ड में हो या फिर फोर्थ सेमेस्टर में हो और आपके पास हिंदी है, हिंदी ए है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो, ठीक है। ये वीडियो इनफ होगी आपके लिए। तो जो इसके हिंदी ए है, इसमें जो आपका टोटल आपके पास 4 यूनिट होती है। सिलेबस की ऑलरेडी हमने वीडियोस बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जा करके देख लो। यूनिट 1 जो है वो उसका नाम होता है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, ठीक है। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, यानी कि यूनिट 1 में आपको ये पढ़ना होगा कि जो हिंदी के गद्य का उद्भव हुआ है और उद्भव के बाद उसका जिस तरीके से विकास हुआ है ये कैसे रहा है, कितने चरणों में रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इजी नोट्स बनाने की कोशिश की है। अगर आप उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हो और आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, फटाफट जा करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन हो सकते हो। अदरवाइज़ आप सर्च भी कर सकते हो फ्री स्टडी के नाम से, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो देर ना करते अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हिंदी गद्य के उद्भव और विकास यूनिट 1 को। देखिए क्या कह रहा है ये, ब्रिज भाषा, ठीक है। गद्य भाषा की परंपरा आगे ना बढ़ने के कारण खड़ी बोली में गद्य का विकास होने लगा। यानी कि जो ब्रिज भाषा परंपरा की जो भाषा थी उसमें खड़ी बोली का विकास नहीं हुआ था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि खड़ी बोली का जनसाधारण की भाषा होना। ब्रिज भाषा के पश्चात इस भाषा में साहित्य का सृजन होने लगा, क्योंकि खड़ी बोली का क्षेत्रफल बड़ा था। अब देखो, जब ब्रिज भाषा जब जनसामान्य में थी तो उस समय पर खड़ी बोली नहीं बोली जाती थी, क्योंकि जनसामान्य लोगों को ब्रिज भाषा में ही बोलना आता था। लेकिन जब ब्रिज भाषा के बढ़ते टाइम के बाद, ब्रिज भाषा के बाद जब एक खड़ी बोली आई तो उसमें एक साहित्य का सृजन भी हुआ, ठीक है। साहित्यों की रचना भी होने लगी, इसीलिए यह धीरे धीरे पद और गद्य, ठीक है, पद और गद्य भाषा बनने लगी। फिर तात्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों ने भी खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली दिल्ली के आसपास की भाषा बनने लगी। तो इस प्रकार से इसका विकास जो है यहाँ से देखा गया, 14वीं सदी से। बस इतना याद रखना, ब्रिज जो हिंदी गद्य का विकास दिखा वो 14वीं सदी से दिखा, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, क्योंकि मुगलों की मृत भाषा, ठीक है, यानी मातृभाषा, मुगलों की 2 भाषा थी, वो अपनी माता की भाषा भी लेते थे। तो मुगलों की जो मातृभाषा थी, मृत भाषा, वो फारसी थी। इसलिए जब वह खड़ी बोली के संपर्क में आई तो इससे शब्दावली खड़ी बोली में प्रवेश करने लगी। उनकी जो डिक्शनरी थी, शब्दावली मतलब डिक्शनरी होता है, खड़ी बोली में प्रवेश करने लगी और इससे फारसी मिश्रित खड़ी बोली बोली जाने लगी, ठीक है। यानी कि जो मुगल थे, मुगलों की जो मातृ की भाषा थी, यानी माता वाली जो भाषा थी वो थी फारसी, ठीक है। और वहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज थी, जहाँ पर वो मुगल का साम्राज्य था, वहाँ पर मिश्रित मतलब खड़ी बोली बोली जाती थी। तो फारसी और खड़ी को मिला करके फारसी मिश्रित खड़ी बोली बोली जाने लगी। इसका जन्म शिक्षित लोग करने लगे। इस भाषा को फारसी लिपि में लिखने लगा, तब इस नई शैली को हिंदू रेखता और आगे चलकर उर्दू का भी नाम दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से इसका धीरे धीरे करके विकास होना और शुरू हुआ। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि खड़ी बोली का गद्य प्राचीन काल से ही स्वाभाविक रूप से ही जनता के बीच विकसित होता रहा है। ये कहना कठिन बिल्कुल भी नहीं होगा कि मुसलमानों के अथवा अंग्रेजों के आने से उनका विकास हुआ है। यानी कि जब मुसलमान आए, क्योंकि मुगलों ने ही तो उसको मिश्रित फारसी बनाई थी, तब से उनका विकास और यहाँ पर देखा गया। उसके अलावा ये और क्या कह रहे हैं यहाँ भी, ये भी देख लेते हैं। यह बात ठीक है कि मुसलमानों और अंग्रेजों के आने से जो परिस्थितियां बनी उसमें खड़ी बोली को निरंतर महत्व मिला, किंतु खड़ी बोली का गद्य स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ। खड़ी बोली का गद्य देखो, एक होता है गद्य और एक होता है पद, ठीक है। गद्य वो होता है जिसमें आपकी कहानी, उपन्यास, नाटक वगैरह ये सब आ जाए, वो किस में आ जाएगा, गद्य में। और पद क्या होता है जिसमें आपकी कहानियाँ आ जाए, कविता आ जाए, कहानियाँ गद्य में आएगी, कविताएं आ जाए, ठीक है, तो पद हो जाता है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है का गद्य की गई, यानी कि कहानी नाटकों के बारे में लिखा गया, उपन्यास वगैरह जो लिखे जाते थे ना उसके बारे में बोला गया, ठीक है।
फिर भी विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज, ईसाई मिशनरी प्रेस और समाज पत्रों का भी योगदान कम नहीं था। यानी कि इनका भी योगदान रहा है फारसी भाषा या फिर हिंदी के गद्य को उद्भव करने में, बढ़ाने में। अब एक चीज़ और पढ़ते हैं। अब देखो हिंदी गद्य के पीछे का उद्भव और विकास के कारण क्या कह रहे हैं, ये हम देखते हैं। देखो हिंदी गद्य और उद्भव के विकास के कारण क्या रहे हैं। सबसे पहले इनका नवीन आविष्कार। नवीन आविष्कार में क्या कहा गया है, अंग्रेजों ने अपनी स्थिति और सुदृढ़ करने के लिए, इन्हें मजबूत बनाने के लिए मुद्रण, यातायात और दूरसंचार के नए साधनों का प्रयोग किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश में रेल और तारों के साधन जोड़े, यानी कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार भी होने लगा, तो इससे भी तो भाषा का विकास होगा ना भाई। तो नवीन आविष्कार देखे गए। यातायात के तेज साधनों में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, अनेक पुस्तिकाओं में प्रकाशित हुए, जिसमें हिंदी गद्य का लेखन का भी तीव्रता से विकास हुआ। तो यहाँ पर समझ आया नवीन आविष्कार ने किस तरीके से हिंदी गद्य के विकास को महत्व दिया है। अगला देखो, शिक्षा का प्रसार भी एक और कारण माना जाता है हिंदी गद्य के विकास में। लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा प्रसार के लिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को जन्म दिया। इससे पूर्व यानी कि इससे पहले इस देश की शिक्षा जो थी फारसी और संस्कृत के माध्यम से दी जाती थी, लेकिन लॉर्ड मैकाले ने हिंदी पद्धति में जहाँ जहाँ भी शिक्षा दी जाती थी उन स्कूलों में उर्दू पढ़ाने की विशेष व्यवस्था की जाती थी। यानी कि अगर उर्दू पढ़ा रहे तो वहाँ पर गद्य जो है हिंदी भाषा में दिया जाएगा। एक और पॉइंट, 1800 ईस्वी में, कब की बात की गई है ये, 1800 ईस्वी में, BC में, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी पढ़ाने का विशेष प्रबंधन हुआ था, और आगरा कॉलेज में भी जो इसकी स्थापना हुई थी, इसमें हिंदी शिक्षा का विशेष महत्व रहा है, प्रबंधन रहा है। इसमें कॉलेज में हिंदी शिक्षा समुचित रूप से संचालित हो, इसके लिए हिंदी के अन्य पाठ्यक्रम भी बनाया गया। नहीं कि यहाँ पर स्कूलों में तो पढ़ाई हो ही रही, साथ ही साथ उनका सिलेबस भी बनाया जा रहा है ताकि हिंदी के गद्य की और अच्छे से नॉलेज हो। जैसे हम आज के टाइम पे हमें इंग्लिश के जो है लैंग्वेज का पेपर मिलता है, हिंदी का भी लैंग्वेज का पेपर मिलता है। कई जगह देखोगे तो आपको लोग पंजाबी भी पढ़ते हैं, तो कई जगह देखोगे आप उर्दू भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है, जिनकी भाषा उनका तो विकास हो रहा है ना इस तरीके से। अब और देखिए और क्या कारण है। एक कारण सामाजिक सुधार आंदोलन का भी माना जाता है हिंदी गद्य के विकास में। क्या है, 19वीं शताब्दी समाज सुधार की शताब्दी में, इस सदी में भारतीय समाज में व्यापक बुराइयों को समाप्त करने के लिए अनेक आंदोलनों का योगदान रहा है। क्योंकि समाज सुधार के आंदोलनों को जिन नेताओं ने संचालित किया, उन्हें जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत होती थी, जन सामान्य भाषा की जरूरत होती थी। तो यहाँ पर जन सुधारण आंदोलनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बाद के समाज के संस्थापक राजा राम मनोहर रॉय कौन थे, राजा राम मोहन, ये बारी नहीं आएगा यहाँ पे, ब्राह्मणी आएगा, ब्राह्मणी। ठीक है, भारी साम्राज्य जो था, भारी साम्राज्य के, यहाँ इसको ठीक कर लेना आप, भारी साम्राज्य के संस्थापक राजा राम मोहन राय कौन थे, राजा राम मोहन राय। और आर्यभट्ट के संस्थापक, जो आर्यभट्ट किताब लिखी गई थी, आर्यभट्ट के संस्थापक स्वामी दयानंद ने अपने अपने मतों को समाज तक पहुँचाने के लिए भाषा का प्रयोग किया, जो कि हिंदी भाषा थी। ठीक है, पत्र पत्रिकाओं का जो प्रकाशन हुआ, मुद्रण की सुविधा से पत्र पत्रिकाओं का जो प्रकाशन होने लगा, ये भी एक कारण है, यहाँ लिख लेना आप, ये भी एक कारण है, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। ठीक है, ये एक और पॉइंट है, यहाँ 1 2 3 नहीं लिखा गया है, नेक्स्ट टाइम इसको और अच्छे से लिखा जाएगा, 1 2 3 लिख लेना आप पॉइंट वाइज। तो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, ठीक है, मुद्रण की सुविधा से पत्र पत्रिकाओं का जो प्रकाशन होने लगा, उसके माध्यम से अनेक गद्य लेखन लिखने लगे। कोलकाता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन भी आरंभ किया। हिंदी का साहित्य पत्र था बनारस, और बनारस अखबार 18 से 1886, यहाँ पे 1886 आएगा, ठीक कर लेना आप, 18 से 1886 में मार्तंड जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। इन सब की गद्य भाषा जो थी हिंदी ही थी। एक थी गद्य और एक थी पद, यानी गद्य मतलब का कविता। ठीक है, अब और क्या है ये देखो, अंग्रेजों की भाषा नीति ने भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कैसे, अंग्रेजों के भारत आने से पहले यहाँ की जो राजभाषा थी वो फारसी थी, भारत की बात की गई है। लॉर्ड मैकाले के प्रयत्नों ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। 1836 तक अदालतों की भाषा फारसी थी, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी भाषा ही नीति के अंतर्गत 1836 में संयुक्त प्रयत्न के सदर बोर्ड अदालतों की भाषा हिंदी में कर दी। ठीक है, यानी कि अदालतों में भी अब हिंदी बोली जाने लगी। अब देखो गद्य का आरंभिक काल हम कैसे पढ़ेंगे, गद्य का आरंभिक काल पढ़ते हैं। सन 945 से 1345 तक
साहित्य प्रगतिशील का केंद्र राजस्थान रहा। उस समय राजस्थानी भाषा के दोनों रूप डिंगल और पिंगल भाषाओं के प्रभाव से मुक्त नहीं थे। ठीक है, ये क्या है, ये गद्य का आरंभिक रूप है। हमने गद्य को कई भागों में बांटा। गद्य पहले तो हमने देखा कि गद्य जो था वो था क्या, भाषा में कैसे आया, फिर हमने उसके कारण समझे, उद्भव के कारण क्या है। अब हम देखेंगे गद्य का आरंभिक काल, यानी गद्य का शुरुआती काल कैसा रहा था। राजनीतिक लेखकों ने विशेषकर चरण भक्तों में पदों के साथ साथ धर्म, नीति, इतिहास, छंद, शास्त्र, शालीहोत्र और दृष्टि विज्ञान संबंधी विषयों पर गद्य और पद दोनों की रचनाएं की पिंगल भाषा में, लेकिन नैतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों पर कुछ रचनाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आप इस चीज़ को याद रखना बस, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक दो उपन्यास से उदाहरण याद कर लेना, बहुत है इतना। गद्य का क्या है, अब मध्यकाल पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आधुनिक काल, अब मध्यकाल। 1345 के उपरांत में ब्रज भाषा के साहित्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो जाने पर उसमें अनेक पद रचनाएं निर्मित हुई। भाषा शैली और विषय वस्तु की दृष्टि से चुनाव का कोई विशेष साहित्य महत्व नहीं रहा था। 1345 की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद की ब्रज भाषा में लगभग 500 वर्षों तक ब्रज भाषा उत्तरी भाषा के साहित्य की भाषा बनी रही। इसमें असंख्य पद रचनाएं हुई, किंतु इसके पद में रचित मुख्य पुस्तकों की संख्या जो थी केवल 2 दर्जन से ज़्यादा नहीं पहुंची। उसके बाद जब 1350 के लगभग किसी राजस्थानी लेखक ने हठयोग और बाहर विज्ञान से संबंधित 3 गौरवपंथी पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी थी वो? गौरख गणेश गोष्ठी महादेव, गौरख गणेश गोष्ठी, महादेव गौरख संवाद और गोरखनाथ जी की 17 कला, ये लिखी गई। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वल्लभाचार्य ने पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने श्रृंगार रस मंडल किया। ठीक है, अब आप बात आती है 17वीं सदी की। 17वीं सदी से पूर्वार्ध यानी कि पहले गोस्वामी गोकुलनाथ या उनके शिष्य ने 252 वैष्णव की छात्र तथा 84 वैष्णव की वार्ता नामक पुस्तक लिखी, जिसका ऐतिहासिक सांस्कृतिक मूल्य अक्षिण्ण है। इन ग्रंथों की भाषा अपेक्षाकृत कुछ व्यवस्थित और प्रतिष्ठित है। इसी समय नाभादास ने अष्टयाम नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें प्रभु राम की दिनचर्या का वर्णन था। यानी इस तरीके से बहुत सारे उपन्यास लिखे गए और उन सभी को हिंदी में लिखा गया। अब गद्य का जो है आधुनिक काल भी देख लो थोड़ा सा, क्या कह रहा है ये आधुनिक काल। 14वीं सदी में, इसको कट कर लो और 14वीं सदी लिख लो। अब यहाँ पे बात की है 14वीं सदी के गुजरात में। 14वीं सदी के गुजरात और दक्षिण भारत में मुस्लिम शासक स्थापित हुआ। तत्कालीन बंगाल और भी मुस्लिम जितनी सल्तनतें थी वो कायम रही। इस प्रकार उत्तरी भारत में, देखो अभी दक्षिण की बात हो रही थी, फिर पश्चिम बंगाल पहुंच गए। उत्तरी भारत के मुसलमान शासकों के साथ वह कर्मचारी वर्ग और व्यापारिक वर्ग भी उन्हें प्रदेशों में पहुंचे। इस प्रकार खड़ी बोली के बोलने वाले का भारत में विकास हुआ। भारत के विस्तृत भाग पर फैल जाने पर खड़ी बोली का प्रचार हुआ और यह धीरे धीरे अंत तक प्रांतीय व्यवहार की भी भाषा बनने लगी। गद्य क्षेत्र में ब्रज भाषा के उद्भव और खड़ी बोली के क्षेत्र में, यहाँ थोड़ा इस पे मतलब मात्राओं की थोड़ी करेक्शन है, इसको ठीक कर लेना बच्चों। आप उद्भव लिख लेना। के क्षेत्र में प्रतिष्ठित होने का एक अन्य ऐतिहासिक कारण भी है। अंग्रेज शासक की स्थापना के साथ शासक वर्ग को इस देश की किसी एक ऐसी भाषा के सीखने की आवश्यकता महसूस हुई जिसे देश के बहुत से निवासी बोले, और सौभाग्यवश हिंदी खड़ी बोली देश की एक ऐसी भाषा थी जो शासक वर्ग एवं ईसाई धर्म प्रचारकों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए सामर्थ्य रही। आओ देखो, खड़ी बोली किसी आंतरिक श्रेष्ठ था, और खड़ी बोली का जो आंतरिक श्रेष्ठ था और सहज गुण संपन्न तक के कारण आधुनिक युग में ब्रज भाषा को पीछे छोड़कर गद्य और पद्य की भाषा रह गई। यहाँ आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस एक एक दो श्लोक याद रखना। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो इम्पॉर्टेंट है कि गद्य भाषा का विकास कैसे हुआ, जो 4 से 3 कारण बताए थे ना मैंने आपको, वो पढ़ लेना, और किन किन का योगदान रहा है ये पढ़ लेना। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब यूनिट 2 आएगा, तो उसके लिए आप वेट करो, थोड़ा सा आ जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना।